सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रबल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सफर में, जहाँ हम रोज लेकर आते हैं आप सभी के लिए यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, वो भी पूरी एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था, भारतीय संदर्भ में अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल की वर्तमान परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए भूमिगत जल स्तर के नीचे गिरने के कारण क्या हैं? आने वाले दिनों में हमारे इकोसिस्टम पर इसका क्या प्रभाव होगा? भूमिगत जल का गिरना क्या आने वाले दिनों में किसी गंभीर प्राकृतिक समस्या की तरफ इशारा करता है? विवेचना करो। आंसर है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। यदि पृथ्वी पर स्थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? और ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में या 2025 तक 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी की समस्या से जूझेंगे? जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन होने के साथ साथ यह एक नवीकरणीय एवं चक्रीय संसाधन भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का 97.3% जल लवणीय या सलाइन या खारा है, जो कि महासागरों में पाया जाता है, जबकि 2.7% जल अलवणीय या मीठा है, जिसमें से 2% बस जो बर्फ छत्रक या ग्लेशियर्स के रूप में, भूमिगत जल के रूप में 0.68% और झीलें जो मीठे जल की हैं वह 0.09%, और स्थलीय समुद्र व नमकीन झीलों का जल 0.09%, वायुमंडलीय जल के रूप में 0.019% तथा समुद्री जल के रूप में 0.001% के रूप में पाया जाता है। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 2 लीटर जल लें, यदि पृथ्वी की सतह पर जल की 2 लीटर जल लें 2 लीटर जल लें, यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। इसे 12 चम्मच जल अलग निकाल लें। इस प्रकार यह 12 चम्मच जल मीठा जल है, शेष जल खारा है। अब इन 12 चम्मच मीठे जल में से 9 चम्मच जल ग्लेशियर्स के रूप में है, 2 चम्मच ग्राउंड वाटर के रूप में है, आधी चम्मच जल मीठा जल के रूप में है और आधी चम्मच जल झीलों के रूप में, जो कि खारे पानी की हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अलवणीय या मीठा जल है वह तो 3% से भी कम है, और इसमें से 2% ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। तो केवल नदी, झील व भूम जल ही है जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी है, जो मात्र 1% ही है। जल संसाधनों की दृष्टि से भारत को देखें तो भारत में विश्व की धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.4%, जिस पर विश्व की जनसंख्या का 17% भाग रहता है, और विश्व के जल संसाधनों का 4% भाग पाया जाता है, जो स्पष्ट करता है कि विश्व की अपेक्षा भारत में उसके जल संसाधनों पर उसकी जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है। यही कारण है कि इस दुर्लभ संसाधन के वितरण व नियंत्रण को लेकर तनाव व लड़ाई झगड़े व संप्रदाय, प्रदेशों व राज्यों के बीच विवाद होता रहता है। भारत में भौगोलिक विविधता होने के कारण वर्षा जल के वितरण में भी यह अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ मेघालय का चेरापूंजी व मौसिनराम, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 1200 सेंटीमीटर से भी अधिक है, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर, जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है। जो अलवणीय जल के 2 प्रमुख स्रोत हैं, पहला सतही जल या सरफेस वाटर, इसके अंतर्गत जल के 4 स्रोत आते हैं, नदियाँ, झीलें, तलैया व तालाब। दूसरा है भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर, इसके अंतर्गत पृथ्वी की भूपर्वटी के विभिन्न स्तरों में पाए जाने वाला जल शामिल है। देश के उत्तर पश्चिम प्रदेशों तथा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में भूमजल स्तर बहुत अधिक नीचे चला गया है। भूमिगत जल के प्रयोग की बात करें तो पंजाब सबसे पहले स्थान पर है और यह अपने भूमजल का 94% भाग का उपयोग करता है।
इसके बाद हरियाणा जो कि 84% करता है। इस प्रकार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व तमिलनाडु राज्यों में भूमजल का उपयोग बहुत अधिक है। वहीं कुछ राज्यों जैसे असम, एमपी, उड़ीसा, बिहार, केरल आदि अपने भूमजल का बहुत कम उपयोग करते हैं और गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र आदि अपने भूमजल क्षमता का या भूमजल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग करते हैं। आज हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल लगातार तेजी से नीचे जा रहा है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है कृषि में सिंचाई के लिए जल की मांग। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है और हमारी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। आज़ादी के बाद भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना था। इसके लिए 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई और उसमें HYV बीजों का उपयोग किया गया जो पानी की अधिक मांग करते हैं और तब से लेकर अब तक कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इन्हीं बीजों का उपयोग किया जा रहा है और इसके लिए भूजल का अपार दोहन किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार सरफेस वाटर या धरातली जल और ग्राउंड वाटर का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें सरफेस वाटर का 89% तथा ग्राउंड वाटर का 92% जल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। इससे लोगों को विकास के अवसर प्राप्त हुए, लेकिन उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अल्लवड़ीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला गया। भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरों का तेजी से विकास हुआ। नगरीकरण में हो रही तेज वृद्धि यह दर्शाती है कि शहर ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और इससे किसी स्थान विशेष के संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और शहरों का भूमजल स्तर गांवों की अपेक्षा तेजी से गिर रहा है। देश का एक बड़ा क्षेत्र, विशेषकर उत्तरी भारत, जहां जल संसाधन प्रचुर संसाधन में उपलब्ध हैं, लेकिन वे अब उपयोग के लायक नहीं है, क्योंकि शहरों व उद्योगों से निकलने वाला घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक व कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के कारण वह जल संसाधन, चाहे वह नदी हो, झील हो, तालाब या ग्राउंड वाटर हो, दूषित हो गए हैं। इसके साथ ही कृषि में ग्राउंड वाटर के अधिक दोहन से भूमिगत जल में फ्लोराइड राजस्थान तथा आर्सेनिक पश्चिम बंगाल की मात्रा बढ़ गई है। इस प्रकार भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में तथा बड़ी नदियां गंदे नालों में परिवर्तित हो रही हैं, जिसका जलीय जीव और उनके पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग, मध्य भारत और दक्षिण भारत में हर वर्ष हमें पानी की कमी, सूखा, अकाल की घटना देखने को मिलती है। तो क्या वास्तव में इन क्षेत्रों में वर्षा जल का कम होना ही इसके लिए जिम्मेदार है? तो एक ओर इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा और किसी में अकाल अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंध न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। ये ही मूल कारण हैं देश में जल संकट के। इसलिए भारत में कहा जाता है, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। आज समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन व प्रबंधन करें और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के निम्नीकरण होने से बचाएं। हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के द्वारा। हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थर और मलबे के बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। हमने शुरुआत में नदियों पर परंपरागत बांध, नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने
उससे भूमजल स्तर को रिचार्ज करना तथा खेती की सिंचाई करना। बाद में आधुनिक बांध बनाए जिसका उद्देश्य न केवल भूमजल स्तर को ऊपर लाना व कृषि सिंचाई था, बल्कि इसके उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौ संचालन, मत्स्य पालन, मनोरंजन इत्यादि था। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय परियोजना को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले साधन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। दूसरा है जो ड्राई एग्रीकल्चर टेक्निक तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा, जिससे कृषि में वाटर या अन्य जल संसाधनों का कम दोहन हो और उत्पादकता भी ना घटे। तीसरा वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। इसका जीवंत उदाहरण मध्यकालीन भारत में मांडू का जहाज महल, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक अच्छा उदाहरण है। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हानिकारक असर या प्रभाव उन पर उठे विवादों, जैसे सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध पर टिहरी बचाओ आंदोलन के चलते वर्षा जल संग्रहण इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर अच्छे विकल्प हैं। प्राचीन काल में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल संसाधनों के पुनर्भरण के लिए किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों, कुओं में एकत्र किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग घरेलू जलापूर्ति करने के साथ साथ यह भूमिगत जल स्तर को नीचे जाने से रोकता है। देश के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता दी जाती है। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पानी का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का उपयोग किया जाता है। वर्षा जल जैविक रूप से शुद्ध, प्राकृतिक रूप से मृदु होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की परंपरा इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। निष्कर्ष, क्या आप सोचते हैं जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि समाज जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण और जल संसाधनों के अभाव का साक्षी होगा। आज न केवल जल संसाधनों बल्कि सभी प्राकृतिक संसाधनों की दोहन की दर उनके पुनर्भरण की दर से काफ़ी अधिक है और भविष्य में भी इसके और बढ़ने की संभावना है। अतः आवश्यकता है कि हम इनके दोहन व पुनर्भरण की दर में संतुलन बनाएं।